तो हाल ही में दिल्ली में एक बहुत ही जबरदस्त चर्चा हुई और उसका विषय था कि क्या पश्चिमी असर की वजह से हिंदी साहित्य अपनी जड़ों से, अपनी पहचान से दूर होता जा रहा है। चलिए इसी बौद्धिक बहस की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि हमारे दौर के कुछ बड़े विचारक इस बारे में आखिर सोचते क्या हैं। इस पूरी बातचीत के केंद्र में बस एक ही सवाल था, एक बड़ा चुभने वाला सवाल। और सवाल ये था कि क्या हिंदी साहित्य अपनी आत्मा खो रहा है। ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारी पूरी संस्कृति और पहचान के भविष्य से जुड़ा हुआ है। गोष्ठी की शुरुआत ही हुई एक बहुत तीखे सवाल के साथ, जिसे साहित्यिक आलोचक वैभव सिंह ने उठाया। उन्होंने पूछा कि क्या हम हर चीज को पश्चिम बनाम पूरब या यूरोप बनाम भारत, मतलब अपना और पराया के चश्मे से देखकर इस संकट से बाहर निकल सकते हैं। ये सवाल हमें सीधे साधे जवाबों से आगे सोचने पर मजबूर करता है। तो अगर ये मामला सिर्फ पूरब बनाम पश्चिम का नहीं है, तो फिर असली दिक्कत क्या है? यहां पर विशेषज्ञों ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, दोहरा अलगाव। हाँ, दोहरा अलगाव ये एक नया और बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है जो इस बहस में सामने आया, और इसका इस्तेमाल आज की हिंदी साहित्यिक आलोचना की हालत को समझाने के लिए किया गया। पर इसका मतलब क्या है आखिर? इसे समझने के लिए ना आलोचक मदन सोनी की ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसा पौधा जिसे उसकी अपनी जमीन से उखाड़कर किसी दूसरी अनजान जमीन पर लगा दिया गया हो, अब वो ना तो अपनी पुरानी मिट्टी से जुड़ा है और ना ही नई मिट्टी को अपना पा रहा है। यही है दोहरे अलगाव का संकट, मतलब अपनी जड़ों से भी कट जाना और कहीं और भी ना जुड़ पाना। ठीक है, तो ये तो हुई समस्या, पर इसका हल क्या है? एक सुझाव ये था कि हमें जवाब के लिए कहीं बाहर नहीं बल्कि अपनी ही पुरानी ज्ञान परंपराओं में झांकने की जरूरत है। यहां दो पुरानी भारतीय सोच सामने रखी गई। पहला है औचित्य, मतलब कला की अपनी एक समझ होती है, अपनी एक नैतिकता होती है, जो कभी कभी राजसत्ता की तय की हुई नैतिकता को भी चुनौती दे सकती है। और दूसरा है रस सिद्धांत, जो कला के जरिए मैं और दूसरे के बीच के फर्क को मिटाने की बात करता है। ये दोनों ही दिखाते हैं कि हमारे पास चीजों को परखने के अपने पैमाने पहले से मौजूद हैं। इस बातचीत में एक और रास्ता सुझाया गया जो काफी क्रांतिकारी था, और वो था एक नए और समावेशी साहित्यिक आंदोलन का, जिसे बहुजन साहित्य कहा गया। तो ये बहुजन साहित्य है क्या चीज? देखिए, जैसा प्रमोद रंजन ने समझाया, ये किसी एक जाति या एक समूह का साहित्य नहीं है। नहीं, ये उन सभी आवाजों को एक मंच देने की कोशिश है जिन्हें हाशिए पर धकेल दिया गया था। इसका मकसद ही है बहुत लोगों के कल्याण और सुख के लिए। यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी भी दूर की गई। अक्सर लोग सोचते हैं कि यह आंदोलन 1972 में दलित पैंथर्स के साथ शुरू हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी जड़ें तो और भी गहरी हैं, जो भिक्षु बोधानंद और चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु जैसे विचारकों तक जाती हैं। हाँ, ये सच है कि दलित पैंथर्स ने इसे दुनिया भर में फैलाया, पर इसकी नींव बहुत पहले ही रखी जा चुकी थी। और बहुजन शब्द का दायरा भी बहुत बड़ा है। ये किसी एक पहचान में सिमटा हुआ नहीं है। इसमें दलित, आदिवासी, ओबीसी, पसमानदा मुस्लिम, एलजीबीटीक्यू समुदाय और घुमंतू जनजातियां, ये सब शामिल हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि यहां जोर किसी एक पहचान पर नहीं, बल्कि सबके साझा अनुभवों पर है। एक तीसरा रास्ता भी सामने आया, वो ये कि हम सिर्फ आलोचना क्यों करें, क्यों ना हम साहित्य की परिभाषा और उसके इतिहास को ही बदल डालें, उसे फिर से लिखें। और इसके 3 तरीके बताए गए। पहला, उन नायकों को खोजिए जिन्हें भुला दिया गया, जैसे श्रीमती हरदेवी, जो 1887 में पढ़ने के लिए लंदन गई थीं। दूसरा, कबीर जैसे बड़े नामों को एक नई नज़र से पढ़िए, देखिए कि उन्हें कैसे समझा और समझाया गया है। और तीसरा, इस बात को मानिए कि साहित्य सिर्फ छपता नहीं है, वो गाया भी जाता है। उन मौखिक परंपराओं को उनका हक दीजिए जिन्हें छपाई की संस्कृति ने बाहर कर दिया था। तो इतनी सारी बातें हुई, इतने सारे विचार आए, पर आखिर में नतीजा क्या निकला? शायद नतीजा यही है कि ये बहस अभी खत्म नहीं हुई है। ये एक ऐसी बातचीत है जो अभी चल रही है और चलती रहेगी। और शायद यही इस पूरी गोष्ठी की सबसे बड़ी खासियत थी। इसका मकसद कोई एक आसान सा जवाब देना नहीं था, बल्कि ये दिखाना था कि अपनी संस्कृति, अपनी पहचान को लेकर कितनी जबरदस्त और कितनी जरूरी बहस चल रही है।
और ये पूरी बातचीत हमें एक आखिरी लेकिन सबसे अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है। वो सवाल ये है कि हम अपने अतीत को, अपनी कहानियों को, अपनी परंपराओं को बिना किसी बाहरी चश्मे के सिर्फ अपनी आंखों से कैसे देखें। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी एक को नहीं, हम सबको मिलकर खोजना है।